हेलो एंड सर। लास्ट अब 20 दिन बचे हैं। होपफुली सबकी प्रिपरेशन ठीक चल रही हो, बेसिकली ऑन ट्रैक। अब सबसे पहले तो एक चीज है कि दोज हु आर फॉलोइंग देयर ओन शेड्यूल्स, जिनका अपना शेड्यूल बना हुआ है, प्लीज ट्राई टू स्टिक टू दैट शेड्यूल एज मच एज पॉसिबल। फर्स्ट थिंग टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, डेफिनेटली दोज पीपल हु आर एक्चुअली कंफ्यूज, मतलब शेड्यूल तो बना हुआ था बट अब सब मैसअप हो चुका है, अब समझ नहीं आ रहा बेसिकली फॉलो क्या करना है। तो प्लीज रिमेंबर, अब जो 20 दिन बचे हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट 10 days विच आर देयर, बेसिकली ट्राई टू टैकल योर डिफिकल्ट और एवरेज सब्जेक्ट्स, दैट्स इट। मतलब इन द मंथ ऑफ डिसम्बर try to tackle your maximum difficult or average subjects. Do not take these difficult subjects in the last 10 days. अदरवाइज होगा क्या दिक्कत कि जो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा नहीं था या जिस सब्जेक्ट का ज्यादा पता था नहीं, वो सब्जेक्ट अगर लास्ट 10 दिन में पढ़ोगे तो वो एंग्जाइटी देता रहेगा बार 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 कि यार ये नहीं आता, वो नहीं आता, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग। सो ऑल ऑफ दोज हु हैव नॉट स्टडीड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अब तक पढ़ा नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि उस सब्जेक्ट को अभी टच नहीं करना है। दिस इज नॉट द टाइम बेसिकली टू टच एनीथिंग न्यू इन योर प्रिपरेशंस नाउ। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज now there will be a hell lot of content which will be in front of you. ठीक है, most of the people I've seen struggle because of this only fact। ठीक है, I've seen people struggle, क्यों? क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है यूट्यूब पे, बहुत कुछ आ रहा है टेलीग्राम ग्रुप्स में, पीडीएफ यूट्यूब वीडियोस पे वीडियोस आ रही है, तो पीपल स्टार्ट वॉचिंग देम वन बाय वन। अब अगर तुम बच्चों मुझे बताओ, इवन ईच एंड एवरी फैकल्टी इज डेफिनेटली गोइंग टू कम अप विद सम ऑफ द अदर वीडियो, राइट? But is it possible for you to definitely reach out and watch all the content that is available? Obviously not, right? अगर वो करने की कोशिश करोगे तो obviously you are going to miss out on the main notes basically, right? And that's most important. गलती वही होती है कि जहाँ पे we had to stick to our main notes, we did not stick to it. Rather, we kept on changing our focus, we kept on changing our schedules from time to time. Now, I'm not saying that those videos are not going to be worth it, but important is how much useful they are going to be for you. ओके, स्पेसिफिकली वो एनालाइज करना सीखो, वेदर यू नीड दैट पर्टिकुलर वीडियो और नॉट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हारा जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, योर स्ट्राइक रेट इन दैट सब्जेक्ट इज अराउंड 70 80 90%, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम डेफिनेटली watching a 4 hour or 5 hour long session? Rather than that, you can revise that particular subject much faster by yourself na, क्योंकि because you have revised your own notes multiple number of times, you have a good photographic memory of that particular notes, तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, डेफिनेटली दो सब्जेक्ट्स जहां पे तुम्हें लगता है दिक्कत है, जहां पे लग रहा है कि यार इस वीडियो से शायद मुझे थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा, आई मे बी एबल टू स्कोर समथिंग वेल। ठीक है, इस सब्जेक्ट का कुछ नहीं आता, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएगी। सो फॉर दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच इट। ठीक है, नॉट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर हर एक सब्जेक्ट के देखने जाओगे बेटा तो ऑब्वियसली टाइम कम पड़ जाएगा, एंड यू विल ऑलवेज कॉन्स्टेंटली बी इन अ फोमो, अ फियर ऑफ मिसिंग आउट कि ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, so first thing is to be kept in mind is stick to your notes till the last day of your preparation. First thing. Second important, do not try something new. Do not touch something new in this last few days. Third important thing, definitely, do not try to watch all the YouTube videos or do not try to go through all the PDFs. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई यूट्यूब वीडियो या कोई पीडीएफ ये क्लेम करता है बेटा दैट ओके ऑल योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम दिस, उस इंसान को एक ही सवाल पूछ लेना, if everything had to come from this basically, why you asked us for the last 4 months or 5 months basically to study so hard? You should have given this PDF only for the last 4 months, हम यही रट के जाते एग्जाम में, पास हो जाते फिर। तो ये बस बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं बेटा, दिस इज जस्ट अ फॉल्स प्रोपेगेंडा। इफ यू गेट स्टक इनटू दिस, प्लीज रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू हैम्पर योर प्रिपरेशंस इन द लास्ट फेज। ठीक है, एंड आई ऑलवेज से एफएमजी जर्नी जो होती है, दिस प्रिपरेशन फेज इज बेसिकली अ मैराथन। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट लैप व्हिच इज गोइंग ऑन नाउ, एंड लास्ट लैप में यू डोंट हैव टू वॉक, यू डोंट हैव टू रन, रादर यू हैव टू स्प्रिंट नाउ। ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्प्रिंट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉल बैक, यू विल गेट लेट डाउन समवेयर, एंड दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, दैट लेड बैक अप्रोच इन द लास्ट 20 days is not going to help you. हाँ, at the same time, I would also recommend those people who think ki, okay, I have not worked hard for the last 4 months, now I will definitely work hard for 16 hours 17 hours a day, and definitely I'll compromise on my sleep, I'll compromise on my health, and then it is going to help me in the examination. No, it doesn't.
It doesn't. याद रखना definitely brain का भी exhaustion होता है. Okay, it also needs some kind of rest. If you are going to exhaust your brain at this last point of time, beta, obviously that is going to hamper on your exam day, and that should not happen. भले एक दो topic कम ज्यादा इधर उधर चल जाएंगे बेटा, but if you are not ready for the examination, if you are too anxious on the day of examination, if you are too nervous, if you are sleep deprived, that is going to affect your preparations much more. Reason is we tend to do a lot of silly mistakes with us. Okay, a lot of silly mistakes happen when definitely we are not active, we are not alert during the examination. So that's the reason why I always recommend, please take care of your sleep and meals during the last 20 days. That's most important. Those people beta who are having a schedule, basically, I am also night owl, but that doesn't mean that your exam is going to be conducted at the night time, right? So those people who are night owls, please try changing your schedules as of now. If you think कि last 5 दिन में हो जाएगा, no. Okay, I hope all of you are quite aware there is something called as the circadian rhythm of your body. ठीक है ना? तो वो मशीन नहीं है कि अचानक से एक दिन में अचानक से तुम आके सोचो कि ओके मैं आज आज तक 5 बजे सो रहा था सुबह, नाउ अचानक से मैं रात को 10 बजे सोने लग जाऊंगा. That doesn't happen. That will not happen definitely. Please remember that. Slowly you have to change that sleep wake cycle, and that is every day. अगर तुम सुबह 5 बजे सो रहे हो, now understand, every day you will try to sleep 1 hour earlier. That's it. Just try to sleep 1 hour earlier. Till the time of examination, beta, you will rectify your schedule. Basically, you should go to sleep by around 12 maximum in the night, and you should get up by around 6, 7, 8 maximum. That's the time. Reason, you should be active by 9. Okay, your brain should be working by 9 basically. That's the most important thing. Okay, so 9 to 11:30 and 2 to 4:30. These are the two sessions basically where your brain should be most active, and that's the reason. Now, how many questions have to be solved? I've always told you that in the last phase, minimum 100 questions on a daily basis. I'm saying minimum. Okay, so minimum 100 questions on a daily basis have to be solved, beta. Okay. Ab important is those people who are still afraid of solving questions and all. Please remember, मैं हमेशा बोलता हूँ कि if you keep on sharpening your weapons and if you do not know how to use them in the battlefield, you will never win the war. So that's the reason, beta, if you just keep on acquiring a lot of knowledge and you don't know how to apply that knowledge in the form of MCQs, beta, then how do we expect that we are going to perform well in the examinations? Right? That's the reason MCQs play a very important and a crucial role, at least in the last phase of your preparation. Okay? So ab se please remember 100 MCQs on a daily basis. Which ones? Previous year questions should be your priority. Now, when I say previous year questions, that means August 2020 FMG onwards, all the FMG questions. Reason, that was a landmark examination from everything has changed. Okay. Second important beta, NEET PG PYQs, NEET PG PYQs which are there at least of the last 3 years first. That is 2024, 2023 and 2022. इसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है और if you have done these already, then you can go for 2021 and 2020 as well. Okay, no issues with that. This should be your approach. INR CT questions at this point of time, I would not recommend. The only reason being the topics of INR CT and FMG and NPG on the other hand are a lot of beta. For example, if I give you an example of biochemistry, so biochemistry, the most important topics basically from FMG and NPG will be vitamins, minerals, and maximum they ask you tend to ask you questions from carbohydrates and amino acids. That's it. They don't usually go beyond that beta. Very basic questions of nucleotides. Whereas if I talk about INR set, the questions usually start from the chemistry of nucleotides and then they go up to molecular biology techniques. So you have to be definitely you have to be more specific in your approach. ठीक है, पढ़ना जरूरी नहीं होता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टाइम पे किसको इंपॉर्टेंस देना है, that's more important. ठीक है. Third thing important which is there beta, it is basically analysis. Now whether you are solving your previous year questions beta on a daily basis, I've told you 100 questions, you can solve them in the 2 sessions basically 9 to 11:30 or 2 to 4:30. इस टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो MCQs को, so that your mind and brain is going to train in that particular manner क्योंकि this is the time of the day when I need to solve MCQs. ठीक है, so that would definitely be a practice, and then the exam day which is there now, it will be much more effortless. That's the important thing. That is why I always recommend to solve MCQs during the examination hours, even during the last 10 days. That's one thing. Secondly, those who want to give GTs, you can surely give GTs, beta. I always recommend to give GTs. But those people who usually get demotivated or demoralized, beta, after giving GTs, after watching the GT scores, should try to avoid giving GTs in the last 10 days. You can give GTs in the upcoming 10 days now. Okay? Matlab in the month of December. If you are going to get demoralized, do not try to give your GTs in the last 10 days. Otherwise,
if you're a person to whom definitely these scores and everything affect a lot, okay, then it may hamper your preparation, okay. So don't do that. Important, whether you are solving your MCQs or your GTs, beta, analysis is very important. Now when we say basically solve PYQs, what people do is, I know PYQs bola to matlab, okay, they have read the question, they have read the options, they have got the answer, and now they're at tough. Then they memorize. Arey bhai, please remember, what is the probability of the same question with the exact same options to be repeated in the examination? How much is the probability? Who gives you that definitely surety ki nahi, exact same question with all these four options will get repeated? And if I change even one word, beta, okay, I can tell you definitely, if I even change one word from that question, please remember that the answer may change for that question. याद रखना ये बात. And then you cannot claim कि नहीं मैंने तो सही mark किया था. नहीं बेटा. Even if one word has changed, ना, the answer could change. So that is more important. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि you have to always read the explanation part of that previous year question, not only read the PYQ or their answer. ठीक है. जब explanation पढ़ोगे मतलब that particular previous year topic which is there ना, it will get much better with time. And try to make the previous year topics much more stronger than the previous year question specifically. Clear? So that should be your approach. This is one way definitely of analyzing your questions or your GTs, that okay, the topics which I'm weak at, okay, the topics I'm most struggling at, I need to definitely give more focus on that, either from the explanation part of the MCQs or secondly from the notes. Basically I will just glance through these particular topics from my notes. ये एक तरीका हो गया. जो दूसरा तरीका होता है, that's more important. Basically people tend to find what are the mistakes. People don't try to find why the mistakes are happening basically at first place. ठीक है. दिक्कत ये है ना कि ओके ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक आ रहा है, ओके, दे टेंड टू हैव कि ओके दीज आर द 4 to 5 particular subjects which have been consistently weak beta in the custom modules or in the grant tests that have appeared for. ठीक है. अब उनको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ तो भी स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा, राइट. द स्ट्राइक रेट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड अ पॉइंट. उसका रीजन है बिकॉज यू आर नॉट वेरी मच स्पेसिफिक इन योर अप्रोच. अब स्पेसिफिक इन योर अप्रोच का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंड, देयर विल बी सम सब्जेक्ट्स बेसिकली बेटा जहां पे जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है कि यार समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन पूछा क्या गया है. यू आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन इटसेल्फ. अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेटा देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट्स. And now at this point of time, I'm obviously not asking you to change the source, or I'm not asking you definitely to read the subject all over again or something like that. No. But at least try to do the most important or the high yielding topics of that particular subject beta, okay, with concepts. ठीक है. जो भी दोस्त साइड में बैठा है, ठीक है, मत पूछो फैकल्टी से. जो साइड में बैठा है दोस्त जिसका वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली स्ट्रांग है, एटलीस्ट ट्राई टू गेट द इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द फ्रेंड ऑफ योर्स. दैट्स इट. ठीक है. सेकंड जो प्रॉब्लम होती है बेटा इज you're solving your questions and now you are not able to recall at the point. ठीक है. तुमने वो टॉपिक पढ़ा है, तुम्हें सब आता है उस टॉपिक के बारे में, but at this point you're not able to recall. There can be two reasons for it. First reason is basically lack of revisions. ठीक है. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तुमने शायद रिवीजन कम करे हो या इस सब्जेक्ट को शायद रिवीजन की ज्यादा जरूरत हो. ठीक है. फैक्चुअल सब्जेक्ट्स यूजुअली फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, राइट, एनाटॉमी, FMT, some topics basically. These are the kind of subjects beta which are memory based, which are more factual and volatile. They need extra number of revisions. तो अगर इनको extra number of revisions नहीं दोगे तो you tend to forget a lot of things during the examination time. Second reason जो हो सकता है क्यों याद नहीं आ रहा is basically your anxiety. Now those people who are anxious beta, I've seen people just struggling in the examination or getting stuck in that 140 score because of anxiety. Now अगर तुम किसी और से ये expect कर रहे हो that somebody else will come for you in the examination and it will work definitely as a magic for you, and obviously all your anxiety and stress will go away. So that's not going to happen. First of all, anxiety होगी क्या, पूरी तरह से खत्म हो सकती है क्या? तो नहीं. Anxiety जरूर होगी, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हो. The reason is those people who have studied for the examination, obviously they expect something better, obviously they expect a good result. ठीक है. And that's the reason they might be anxious about their result. ठीक है. जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं उनको क्या है कि anxiety, they will be tension free. उनको तो जो होगा उसको देखा जाएगा. Right? So obviously if you have studied beta, you are going to be anxious. That I'm not denying. Second important thing that you have to keep in mind beta is basically whatever anxiety you are having, you just have to keep one thing in mind is याद रखना उसको overpower नहीं होने देना है. During the examination time, either you should not get blocked because of that anxiety. Second, definitely you should not get blank out. A lot of times I've seen people getting blanked out completely. कुछ नहीं याद आ रहा, हाथों से पसीना आ रहा है definitely. These things are not going to work.
So what should do? Definitely, there are few things that you can do. You can take a pause of 10 seconds, 20 seconds, close your eyes, focus on your breathing, take deep breaths. Definitely, okay? That helps in majority cases of anxiety. Clear about? So that could be done. Apart from this, try things basically from now onwards itself कि मुझे मेरी anxiety control करने के लिए definitely which things are going to help, because for each and every person those are going to be different. These are just a few things that I can tell you. ठीक है? These are just a few of the things, beta. You can try things for yourself, but control that anxiety on the exam day. Third problem that usually arises, beta, वो analyze करना definitely is going to be you know that topic particularly beta with thorough concept. Second, you're even able to recall that topic. तुम्हें अगर कोई पूछे तो तुम orally पूरा topic बता दो किसी को. But the problem is in questions you're not able to apply it. Reasons: either you're not able to pick up the keywords in the question. Second, you're not able to make a provisional diagnosis of that case. Third, you're not able to rule out the options. अगर ये ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, that means the question solving for that particular subject is lesser. You need to focus more on the question solving part of that particular subject. ठीक है? तो definitely, as I always say, subject specific and mistake specific approach रखना होता है. ठीक है? The solutions you will definitely find once you know the exact problem. अब ये ऑब्वियसली अलग अलग चीजें थी, राइट? जिन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के बस कॉन्सेप्ट ढंग के करने की कोशिश करो. जिन सब्जेक्ट्स में रिकॉल नहीं हो पा रहा है, दैट मींस उसका एक रिवीजन अच्छे से देने की कोशिश करो. एटलीस्ट अल्ट्रा रैपिड वन डजंट मैटर, बट एक जल्दी से रिवीजन देने की कोशिश करो. तीसरे, जिनमें सब कुछ आता है बट तो भी अप्लाई नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है डेफिनेटली यू हैव टू फोकस मोर ऑन द एमसीक्यू सॉल्विंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. यस, solution definitely this will be a solution specific analysis of your GTs or your custom modules that you are going to do. Okay, that is important thing. And the last point that I would like to add up over here is going to be, now once you're solving your questions, a common problem that usually people tend to ask me is, so दो ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूज रहता है and we tend to mark the wrong answer always. ठीक है? Now उसके दो तीन रीजन है. फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तुम्हें जिसका तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें हवा भी नहीं लग रही है. You have never seen this kind of a question earlier. You have never heard about that topic. Example के तौर पे I can give you an example of August 2020 examination when there was a question that unit of study for Delphi technique is from PSM it was. Now Delphi technique was never included in anybody's notes beta. It was not even a previous year NEET PG question. So people were confused कि ये है क्या Delphi technique. सबसे पहली बात तो now definitely आधी जनता बेटा, half of the people out there were always worried about that one question of PSM कि Delphi technique क्या है. Now that one question, is it going to give you 150 marks or what? Is it going to decide your destiny or what? No. But half of them were worried. Half of them have spent 5 or 10 minutes on that particular faltu ka question, right? And they tend to mark definitely the other 5 to 10 questions of PSM wrong. Now, is it worth it? No. So as I always say, beta, each and every question of your examination is going to have the equal weightage. Okay? So do not think, okay, I have read this topic so properly and still I'm not able to recall this. Does not matter in the examination hall. Examination hall में जो बात matter करती is that whatever question is in front of you, that has already been served in your platter. Now what you could do the best out of it is, अब जितना तुम्हें आता है, जितनी तुम्हारी knowledge है, वो apply करके you try to get the answer. That's it. अगर वो topic सुना भी नहीं लग रहा है, okay, try to mark the first thing that comes to your mind, because that's your intuitions, and intuitions are mostly correct beta in these kind of questions. ठीक है? वो intuition ऐसे ही नहीं आता है. It's because beta, you might have heard that thing, you might have read that thing somewhere or the other beta, and definitely that's the reason you are able to get that from your subconscious memory. ठीक है? तो जिन क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं आता ना, जो चीज पहले दिमाग में आ रही है वो ऑप्शन मार्क करना और आगे बढ़ना. Do not even mark that question for review. Not even mark that question for review beta. That has to be remembered because you are going to waste time. अगर वो टॉपिक आता ही नहीं हो तो क्या दिमाग लगाने वाले उस पे? Rather focus on those questions जो टॉपिक पढ़े हैं but हाँ अभी याद नहीं आ रहे. So definitely beta, if you try to mark those questions for mark and review, then definitely beta, you will try to recall, you will try to strain on your brain somewhat and you'll get the right answer for that particular question. That is one thing. Second, do not change your answers repetitively in the grand test or in the examination as well. Okay? Do not change your answer. How strong your intuition is. I've seen people just changing the answer and then getting stuck at 147 and 148. Okay? So kitna bhi strong intuition. If you're not sure about the answer that you are changing to, please do not change it. ठीक है? So that's the most important. हाँ, अगर श्योर हो तो बदलो, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर श्योरिटी नहीं है, बस लग रहा है यार दोनों में 50-50% चांस, तो जो पहले मार्क किया वो रहने दो फिर. Majority of the times it's correct. ठीक है? So that is important thing, beta, that needs to be remembered during the examination time.
The second and the last thing definitely about MCQ solving itself is, as I've told you, दो options में जब गड़बड़ लगती है ना, तो जब दो options में गड़बड़ लग रही है ना, how many times we have actually worked on that problem, ठीक है, how many times really, मतलब obviously ऐसा नहीं कि ओके ओके हाँ हाँ ठीक है मैंने वो टॉपिक पढ़ लिया, वो टॉपिक तो तुम्हें आता था पहले से, तो भी वो गलती हुई है ना, तो वो टॉपिक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर दो कंडीशन है बेटा जिनमें कंफ्यूजन हो रहा है, उनका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा लिख के कोई बड़ा सा फैंसी सा टेबल बना के, नहीं, रफ पेज पे लिखो पेंसिल से, डजंट मैटर, या दिमाग में अपने एक डायग्नोसिस बना लो, या एक्सप्लेनेशन में अगर कोई टेबल टाइप्स डिफरेंशियल है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, डजंट मैटर। बट वो जो दो ऑप्शन है जिनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है तुम्हें, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखो कि जो इसमें एक है, उसमें इसमें अगर फर्स्ट ऑप्शन में अगर ए है उसमें बी होगा, इसमें अगर सी है उसमें डी होगा, तो ट्राई टू नो दैट पर्टिकुलर डिफरेंसेस, दोस पेक्यूलियर डिफरेंसेस डेफिनेटली। ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे डेफिनेटली जिसकी वजह से आंसर ए होना चाहिए, और ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जिसकी वजह से आंसर बी होना चाहिए, वो डिफरेंशियल तुम्हारे माइंड में बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई टॉक अबाउट, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी easiest example beta, there in from surgery itself I'll tell you, there's a classical triad of regurgitation, halitosis and dysphagia which is seen in two conditions. One is achalasia cardia, second is Zenker's diverticulum. Now obviously in both the conditions beta there is the same classical triad, ठीक है। Now to the important differences that you need to remember is, we know that dysphagia अगर वो describe करेंगे, in achalasia cardia they will say there is a continuous dysphagia. Secondly, in Zenker's diverticulum beta, they tend to say there is a intermittent dysphagia, आता जाता रहता है, ठीक है। That is the first important difference. Second important difference, we know achalasia cardia में there is more dysphagia to liquids as compared to solids, but in cases of Zenker's diverticulum on the other hand beta, there is no such phenomena seen. Liquid solids दोनों के लिए equal dysphagia हो सकता है, ठीक है। वो जो दूसरा डायग्नोसिस तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो कैंसर है, वो Zenker's नहीं है, ठीक है। So that is important. So please remember बेटा, अगर मुझे ये दो तीन keywords पता है, we know that okay, Zenker's is more commonly going to be seen definitely in elderly patients. Achalasia on the other hand may be seen more commonly in the middle-aged patients. ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस डेफिनेटली कि मुझे पता है Zenker's जो होता है डेफिनेटली उस कंडीशन में बॉयसी साइन या नेक स्वेलिंग ऐसे कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट। Whereas achalasia के conditions में definitely the patient may not have any kind of neck swelling, the patient may not definitely have beta sorry, any kind of Boyce sign वगैरह. So these are the important things. This is the one example beta that I have given you. तो अगर दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो ना तो इस तरीके के डिफरेंसेस अपने माइंड में क्लियर कर लो, यू विल नेवर गेट रॉन्ग, ठीक है। तो these are the last 20 days basically I've told you. First 10 days for the difficult to average subjects, last 10 days for your stronger subjects, make them much stronger. Obviously do not forget to revise all your major subjects beta, PSM, obs gynae, surgery and medicine. Medicine, yes, obviously I'm not asking you to go line by line and word by word, ठीक है, वो possible भी नहीं है, I know that, but at least the important systems, important topics जैसे question बनते हैं. Now तुम मेडिसिन ठीक है, इजी सिस्टम से इजी सिस्टम से एक बार रिवाइज कर लेना, वो छोटे से सिस्टम्स होते हैं जैसे रुमेटोलॉजी बेटा छोटा सा है बट स्कोरिंग बहुत है। हिमाटोलॉजी वाई बिकॉज पाथो के 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा उसमें से, राइट। पाथो प्लस मेडिसिन 5 क्वेश्चंस ऑफ हिमाट यूजुअली कम इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्डियो एंड न्यूरो, वी नो दैट कार्डियो एंड न्यूरो आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिस्टम्स बेटा, बट वो डुएबल नहीं लगते। तो मैं कहा बोल रहा हूँ कि तुम हर एक पॉइंट करो उसका इन द लास्ट 10 डेज। क्या डुएबल है कि हमें पता है यार कार्डियो के कुछ टॉपिक्स बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी उसमें से एचओसीएम मेनली, राइट। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ईसीजीज बेटा जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर जैसे आसान ईसीजीज, पीएसवीटी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, डन। यही तो रिपीट होता है बार बार, ठीक है। रूमेटिक फीवर पीडिया से भी कॉमन टॉपिक है वो। बस ये इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि कार्डियो से मुझे ये टॉपिक्स तो पढ़ के जाना है। न्यूरो है तो फॉर एग्जांपल न्यूरो में कौन बोल रहा तुम पूरा पढ़ो, हेडेक माइग्रेन तो पढ़ सकते हो ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। फार्मा से क्वेश्चंस बनते हैं माइग्रेन के बहुत सारे। सेकंड इंपॉर्टेंट बेटा मेनिंजाइटिस का टेबल तो पढ़ सकते हो ना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट सीजस के ड्रग ऑफ चॉइस तो पढ़ सकते हो ना, दैट कम्स एज अ क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रॉम फार्माकोलॉजी। तो गुलियन बारी सिंड्रोम तो पढ़ सकते हो ना, छोटा सा टॉपिक है। तो ऑब्वियसली बेटा यू हैव टू हैव अ वेरी सब्जेक्ट एंड अ टॉपिक स्पेसिफिक अप्रोच इन द लास्ट 10 डेज, ठीक है। Obviously for the vast subjects try to go for the most important, that is previous year and highly like commonly repeated topics in the examination, ठीक है। वो पहले कर लो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स या जिनमें डर लग रहा है वो टॉपिक को टैकल करने की कोशिश करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली इंपॉर्टेंट इज पेपर वन के सब्जेक्ट को लास्ट 10 दिन में एक बार तो देख लेना कम से कम। रीजन इज दोज आर फैक्चुअल सब्जेक्ट्स बेटा,
और आई एम अ पर्सन डेफिनेटली आई नो माई कॉन्सेप्ट रियली वेल, बट अगर कोई फैक्चुअल चीज है, कोई रट्टा मारने वाली चीज है, आई टेंड टू स्ट्रगल विद इट, एंड आई नो नाउ मेजोरिटी ऑफ पीपल टेंड टू स्ट्रगल विद दैट इटसेल्फ। हमारे सीनियर्स उल्टा थे, उनके टाइम पे डेफिनेटली दे वर मच बेटर विद देयर पेपर वन सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी अदर एफएमजी स्ट्रगलिंग विद पेपर वन, ठीक है। तो याद रखना बेटा, पेपर वन के सब्जेक्ट्स एक बार कम से कम लास्ट 10 डेज में देख लेना। अब उसमें जिसने फिजियो नहीं पढ़ी वो लास्ट 10 दिन में फिजियो उठाए क्या? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं उठानी है, ठीक है। बट एटलीस्ट जो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे पेपर वन से, उनका इंपॉर्टेंट चीजें तो कर लो एक बार रिवाइज, ठीक है। फार्मा पूरे ड्रग ऑफ चॉइस तो एक बार कर ही सकते हैं ना यार। इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गए, डिगॉक्सिन हो गया, अम्योडायरोन हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है। ये ड्रग्स तो हो सकते हैं ना आराम से, डोपामीन हो गया, ठीक है। तो दीज इंपॉर्टेंट ड्रग्स डेफिनेटली आई कैन डू, ठीक है। आई कैन डू डेफिनेटली एंजाइम इनहिबिशन, जो बायोकेम और फार्मा का कॉमन टॉपिक है। आई कैन डू अ लॉग डीआरसी, एक बार देख सकता हूँ मैं फास्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक बार देख लेना। द सेम अप्लाइज डेफिनेटली फॉर अदर टॉपिक्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। सो जो इन सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली बेटा लगता है कि तुम्हें मुझे 10 दिन, लास्ट 10 दिन में एक बार नजर मारनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज डेफिनेटली ऐसा होगा कि एग्जाम में शायद कुछ याद ही ना आए। तो उन सब्जेक्ट्स पे एक बार नजर मारना बनता है। आई एम नॉट सेइंग लाइन बाय लाइन, फ्लिप थ्रू द पेजेस, ग्लांस थ्रू द पेजेस फास्टर। जिन टॉपिक में लगता है कि रुक के थोड़ा सा पढ़ना है, वहां रुको, पढ़ो, आगे बढ़ो, बट डू नॉट गेट स्टक डेफिनेटली। ये मत सोचो कि लाइन टू लाइन पढ़ना है हर एक, पॉसिबल नहीं है 10 दिन में, ठीक है ना। तो बी मोर स्पेसिफिक इन योर अप्रोच, दैट्स व्हाट आई वुड से। Okay, so finally, those who are having any kind of questions, please raise your queries, so then I can answer those specifically. गुड इवनिंग सर। Good evening, Mita. सर मुझे ये पूछना था, अभी जैसे कि आपने बताया कि पीवाई क्यूज अभी उन पर फोकस करना है, अभी से हम शुरू करें, मतलब वैसे तो किए हैं लेकिन फिर से अभी 5 साल के हम शुरू करें तो डेली बेसिस पर 100 भी क्वेश्चन करेंगे तो फिर कैसे होगा सर? इसीलिए मैंने क्या बोला डेफिनेटली कि तुम्हें प्रायोरिटी रीसेंट वालों को देनी है सबसे पहले। दैट मींस डेफिनेटली बेटा, मैंने बोला कि नीट पीजी के अगर करोगे तो नीट पीजी के पहले 3 साल की ही करना, 5 साल का अब एम मत रखना। 5 साल का एम रखोगे तो शायद नहीं हो पाएंगे, 3 साल के तो आराम से हो जाएंगे ना, 200 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेफिनेटली लास्ट 3 ईयर के नीट पीजी के हो जाएंगे। एफएमजी के तो बेटा मोस्ट ऑफ देम डेफिनेटली यू माइट हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। मेजॉरिटी के जो क्वेश्चन थे तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे, एक बार वापस से ब्रश अप करना है उसको। जो सॉल्व कर रखे हैं उनको बस एक बार नजर मार देना। एंड उस क्वेश्चंस बेटा जिनमें गलतियां हो रही है पीवाईक्यूज में, बार बार गलतियां हो रही है, उनको हमारे पास एक ऑप्शन होता है आजकल प्लेटफॉर्म्स पे, दैट इज बुक मार्क। एटलीस्ट जो बोलते थे ना कि 20th बुक में लिखना एंड ऑल ऑफ दैट, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज्यादा, तो एटलीस्ट बुक मार्क हम कर सकते हैं। रीजन उसको बुक मार्क करने का कि जो लास्ट के 5 दिन होंगे, लास्ट के 3 दिन होंगे ना एग्जाम से पहले, एक बार ये बुक मार्क क्वेश्चंस पे नजर मार देना। आई एम नॉट सेइंग सॉल्व अगेन, एटलीस्ट नजर मार, ये सेम गलतियां तो मैं एग्जाम में नहीं दोहराऊंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक, ठीक है। सर ये चीज और पूछनी थी, जैसे कि एक जैसे बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको मैं अभी कर रहा था, लेकिन और अभी तक मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज किया है तो उसमें मैं सॉल्यूशन पढ़ता था। तो अब जल्दी जल्दी करने के लिए मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो एमसीक्यू बुक से करना ज्यादा सही है या फिर ऑनलाइन करना ज्यादा सही है? बुक अगर रिलायबल है तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो बेटा। लाइक फॉर एग्जांपल एफएमजी सॉल्यूशंस, उसमें भी कभी कभार एक दो गलतियां हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा तो आई नेवर रेकमेंड एनी काइंड ऑफ बुक। उसके पहले आती थी मार्केट में डेफिनेटली मुद्दत खन्ना वगैरह, बट दोज हैव स्टॉप्ड। द ओनली बुक अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एफएम इज एफएमजी सॉल्यूशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच आई कैन रिलाई ऑन। उसके अलावा मैं और किसी बुक पे रिलाई नहीं कर सकता। रीजन इज बेटा, आई एम नॉट श्योर किसने क्वेश्चन बनाया है, क्या आंसर मार्क किया है, विच कंट्रोवर्सी, क्या रेफरेंस है उस इंसान के, ठीक है। बिकॉज कोई फैकल्टी ने आजकल आज अभी तो कोई बुक नहीं बनाया, नो फैकल्टी हैज वर्कड ऑन एनी बुक एज ऑफ नाउ, ठीक है। सर ऐसा भी तो होता है ना सर, कि जैसे बुक में हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैरो प्रेप लेटर पे तो चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन आता है, लेकिन बुक के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड ही एक्सप्लेनेशन आता है। तो थोड़ा ये दिमाग में से डाउट जा रहा है कि यार इससे कर रहे हैं तो सिर्फ अपन लिमिटेड चीज ही सीख पा रहे हैं। That's true. That's what I'm trying to tell you basically. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जीटीज या क्वेश्चंस एनालाइज करने हैं, उसके लिए मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली तुम्हें हर एक क्वेश्चन को उतना ही बारीकी से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से पढ़ना है, नहीं ना। जो क्वेश्चन तुम्हें करेक्ट आ रहा है, जिन क्वेश्चन का तुम्हें आंसर आता है, वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका आंसर देखो, ठीक है, आगे है ना, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन तुमने गलत मार्क किए, जो क्वेश्चन तुम्हारे तुक्के से सही हुए हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ श्योर गेस वर्क, तो ऐसे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस को प्रायोरिटी दो, उनको पढ़ो अच्छे से,
ठीक है, जो आता है उसको बार बार कितना भी पढ़ोगे तो क्या ही मतलब होगा ना। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी मुझे, जैसे कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जो लास्ट के 3-4 साल के जो पेपर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पोस्टेड हैं, तो उसको ऐसा कर लें हर एक दिन में 2 दिन में एक बार उसे सॉल्व करके उसे एनालाइज कर लें? उसको या एनालिसिस करने में मतलब मेरे हिसाब से ये देखो, अगर तुम सब्जेक्ट वाइज मतलब पेपर वाइज जाते हो तो कोई इशू नहीं है। तो ओनली थिंग इज इट इज अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब 300 हाँ क्वेश्चंस करोगे तो एक पूरा दिन चला जाएगा उसके एनालिसिस के हाँ साथ। तो फिर बिल्कुल। रिवीजन में टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और जब तक रिवीजन नहीं हो रहा, ये देखो, ठीक है, एक तरीका तुम्हारा सही है कि सर मैं क्वेश्चंस करूंगा बहुत सारे तो एप्लीकेशन मेरा ठीक हो जाएगा, हाँ बट उसमें जो गलतियां हो रही है वो रेक्टिफाई तो रिवीजन से ही होगी ना, हाँ राइट। और रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा अगर तुम ऑल्टरनेट डे, हर ऑल्टरनेट डे अगर तुम बस जीटीज देते रहोगे तो। सो दैट्स इट। हम्म, मेरा मकसद ये होगा तुम्हारा कि जो तुम्हारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं पीवाईक्यूज में, पहले उनको टारगेट करो, ठीक है। हम्म, और मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिनमें तुम्हें डर लगता है, एटलीस्ट उनकी पीवाईक्यूज करना सबसे पहले स्टार्ट करो, ठीक है। वो जी डेफिनेटली पहले पीवाईक्यूज टारगेट करो, और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाओगे ना तो जल्दी भी हो जाएंगे। और डेफिनेटली मतलब इट विल बी मच बेटर। The other process which is there ना that you are saying is good, but it is time consuming at this point। मतलब लास्ट 20 दिन में तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। लास्ट तुम अगर मुझे बोलते 2 महीने में या 1.5 महीने में ये शेड्यूल फॉलो करता, मैं हर तीसरे दिन हर चौथे दिन देता, हाँ आई हाँ माइट थॉट अबाउट इट। क्लियर? हाँ हाँ जी 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 सर, बस यही पूछना था। थैंक यू। माय प्लेजर। Anyone else? Any question, guys? हेलो सर। हाँ यार। सर मेरा सर हर जीटीए में स्कोर सर वही आ रहा है 750। तो सर एंजाइटी बहुत बढ़ रही है, तो डर लग रहा है कि अभी होगा ना होगा, अब लेट हो गया हुआ ऐसे वो वाला सीन होगा सर। तो सबसे पहली बात तो डेफिनेटली जीटी स्कोर्स डू नॉट डिसाइड योर एफएनजी मार्क्स, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीटी मैटर ही नहीं कर दिया, ऐसा नहीं करता, बट जीटी जस्ट टेल्स यू वेयर यू स्टैंड, ठीक है। जीटी बस तुम्हें एक एनालिसिस देता है, और वो भी हर एक जीटी नहीं। रीजन इज देयर आर जीटीज दैट हैव हर्ड डेफिनेटली, या मैंने भी दिए थे अपने टाइम पे, दोज आर जस्ट टू टेस्ट योर पेशेंस बेसिकली, ठीक है। उनकी डिफिकल्टी लेवल इस हद से बनाई होती है बेटा कि इवन द टॉपर इज नॉट एबल टू स्कोर वेल इन दैट एग्जाम्स, ठीक है। तो उस जीटी से अपने आप को एनालिसिस मत करो, अपने आप को एनालाइज मत करो। सी, अगर उस जीटी में बहुत सारे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स रिपीटेड थे, उस जीटी में सबने अच्छा परफॉर्म किया है, ओके, दैट वाज डूएबल फॉर एवरीवन, एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वर फ्रॉम योर नोट्स, तो भी अगर स्कोर खराब आ रहा है, तो भी अगर गलतियां हुई है, देन दैट्स द मैटर टू वरी। फॉर दोस सब क्वेश्चंस डेफिनेटली जो तुमने सुने ही नहीं है उसमें गलती कर रहे हो, दैट डजंट मैटर मच, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं गया है, डेफिनेटली सुना ही नहीं है, तो क्या ही कर लोगे तुम उसके लिए, राइट। बट दोस क्वेश्चंस दैट यू नो ऑलरेडी, अगर उसमें गलतियां हो रही है, प्लीज फोकस ऑन देम। मैंने जैसे बताया, ऑब्वियसली डोंट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, ट्राई टू फाइंड आउट दिक्कत आ क्यों रही है। जल्दबाजी में थे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ज्यादा नर्वसनेस एंग्जाइटी हो रही थी, रिविजन्स कम थे, कॉन्सेप्ट नहीं था, एमसीक्यू सॉल्विंग कम पड़ रही थी, तो डेफिनेटली क्वेश्चन स्पेसिफिक या टेस्ट स्पेसिफिक एनालिसिस करो, जिसमें पता चल जाएगा कि इस टेस्ट में मेरी गलती हुई तो हुई क्या, एंड देन डेफिनेटली इफ यू वर्क ऑन दैट, अगली जीटी में डेफिनेटली यू विल हैव अ मच बेटर स्कोर। एंड जैसे मैंने बोला, अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है तो लास्ट 10 दिन में नहीं दोगे जीटी, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट समथिंग। क्लियर? यस सर। सर और एक पूछना था सर, अभी जब भी मैं पीवाईक्यू कर रहा हूँ या कौन सा भी कस्टम मॉड्यूल कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट गेटिंग फीलिंग कि मुझे कॉन्फिडेंटली आता है। मतलब ये होने के बाद भी 70%, 65%, 80% तक स्कोर जाता है सर, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नहीं। अभी जैसे अभी ऑब्स गाने का मैंने सब्जेक्ट किया, उसके बाद उसके कस्टम मॉड्यूल्स किए पीवाईक्यू, नीट प्लस एफएमजी। तो सर 70-80% आए, फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, पता नहीं था कि कितने आएंगे। वो ऐसा लग रहा है कि मैं हर बार जैसे कि मैं तुक्के मारने से कुछ कर रहा हूँ, लेकिन 70, 75, 80% कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है सर, और हर सब्जेक्ट में ऐसे हो रहा है। तो दो चीजें उसके लिए। तो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली दैट जो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बहुत बार लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं बेटा, इट इज बिकॉज वी नॉट लाइक नन ऑफ अस डेफिनेटली इज इन दैट आइडियल सिचुएशन कि हमें सब कुछ पता है एग्जैक्टली हमें पता है कि ओके हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे तो मुझे 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। हम में से किसी को पता नहीं था ये। इवन व्हेन वी अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, नन ऑफ अस वर श्योर कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। वी जस्ट प्रेडिक्टेड इट, शायद पास थे, आसपास थे उसके या नहीं थे, दैट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी कि व्हाट वी एक्सपेक्ट ना कि नहीं मेरे 80% आने ही चाहिए सब्जेक्ट में, दैट मे नॉट बी ट्रू,
ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग डेफिनेटली इज कि अगर सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है स्कोर या लग रहा है कि तुक्का मार रहे हो, इसका मतलब है रिवीजन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम पड़ रही है बेटा। रीजन इज फॉर बेटर स्ट्राइक रेट एंड बेटर रिकॉल यू नीड वन एक्स्ट्रा रिविजन और वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर रिविजन बेटा। एक तो ये बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि उस मतलब वो जो क्वेश्चन लग रहा है कि जिसमें अगर गड़बड़ लग रही है कि यू आर नॉट श्योर बेसिकली, तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखो कि श्योर क्यों नहीं थे। जो 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, उसमें डिफरेंशियल्स क्या क्या थे, ठीक है। उस हिसाब से अगर तुम अपनी जीटी को एनालाइज करोगे या अपने कस्टम मॉड्यूल्स को एनालाइज करोगे, तो एटलीस्ट एक एक 1 by 1 दो पर्टिकुलर टॉपिक्स ना वो तुम्हारे ठीक ठाक होते जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हर बार जब कस्टम मॉड्यूल या जीटी दे रहे हो ना, तो जिन 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज है ना, उन 2 ऑप्शंस का ऐसे डिफरेंशियल्स क्लियर बना लो एकदम दिमाग में कि अगर ये आता है तो ऑप्शन ए डायग्नोसिस होगा, अगर ये कुछ पॉइंट्स आते हैं तो ऑप्शन बी डायग्नोसिस होगा। अगर ये एक बार क्लियर हो जाता है ना माइंड में, तो यू विल नेवर डेफिनेटली हैव दैट लाइक प्रॉब्लम कि ओके नहीं ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। वो वाला जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर क्वेश्चंस इन दिस मैनर। थैंक यू सर। माय प्लेजर। So, is anybody having any other questions? ओके गाइस, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो। चलो, कुछ होता है डाउट तो ग्रुप में डाल देना। all the best बच्चों, take care, good बाय night। बाय। Thank you so much, sir. Thank you.